हाल ही में भारत की विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई जिसने एक ऐसी ताकत पर रोशनी डाली है जो दुनिया के हर कोने में मौजूद है पर अक्सर हमारी नजरों से दूर रहती है। ये है भारतीय डायस्पोरा। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे दुनिया भर में बसे भारतीय भारत की तरक्की की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। तो आइए भारत के इस विशाल वैश्विक परिवार की कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 3,40,00,000 से भी ज्यादा। जी हां, ये दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासियों की तादाद है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप में एक ऐसा राष्ट्र है जो सरहदों के पार बसता है। ये भारत का एक ऐसा अदृश्य विस्तार है जो दुनिया के हर हिस्से में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। अपने पहले खंड में हम ये समझेंगे कि ये जो विशाल वैश्विक समुदाय है, इसका असल में मतलब क्या है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब हम कहते हैं भारतीय डायस्पोरा, तो हमारा मतलब किन लोगों से होता है? क्या वे सब एक जैसे हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो मोटे तौर पे इस समुदाय को समझने के लिए 3 मुख्य कैटेगरीज हैं। पहली, एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन या अनिवासी भारतीय। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो भारतीय नागरिक हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन वो काम या पढ़ाई के लिए विदेश में रहते हैं। दूसरी, पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या भारतीय मूल के व्यक्ति। ये विदेशी नागरिक होते हैं लेकिन इनके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारतीय था। और तीसरी, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भी विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें भारत में कुछ खास अधिकार मिले होते हैं। तो जो मेन फर्क है वो नागरिकता और पासपोर्ट का है। एनआरआई भारतीय हैं जबकि पीआईओ और ओसीआई विदेशी नागरिक। लेकिन फिर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। साल 2015 में भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम उठाया। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मिलाकर एक कर दिया गया। इस एक फैसले ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत से जुड़ना और भी आसान बना दिया और दशकों पुरानी उलझन को खत्म कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस डायस्पोरा को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति क्यों माना जाता है। असल में इनकी शक्ति 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 135.46 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये सिर्फ एक साल यानी वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भारत भेजे गए पैसे यानी रेमिटेंस की अनुमानित राशि है। आपको पता है, भारत एक दशक से भी ज्यादा समय से दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश रहा है। ये भारत के लिए बाहरी फाइनेंस का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ये दिखाता है डायस्पोरा की जबरदस्त आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति तो है ही, पर ये भारत के सॉफ्ट पावर एम्बेसडर भी हैं। सोचिए, न्यूयॉर्क में दिवाली की धूम हो या लंदन में होली का रंग, भारतीय डायस्पोरा ही तो भारत के कल्चर को दुनिया भर में फैलाता है। विदेशों में बने मंदिर, वहां मनाए जाने वाले त्योहार और भारतीय खाने की लोकप्रियता, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता सबूत है। और फिर आता है राजनीतिक प्रभाव, जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा भारतीय कहाँ रहते हैं? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये वो देश हैं जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज दुनिया भर की सरकारों में भारतीय मूल के 260 से ज्यादा लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इनमें से कुछ तो देशों के प्रमुख भी हैं। ये भारत के ग्लोबल रिश्तों को एक नई ताकत देता है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, सब कुछ सिर्फ सुनहरा नहीं है। भारत और उसके डायस्पोरा के बीच इस जीवंत सेतु यानी लिविंग ब्रिज में कुछ दरारें भी हैं, जिनकी पहचान हालिया संसदीय समिति की रिपोर्ट ने की है। समिति ने कई गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है, जैसे एनआरआई की कोई एक स्पष्ट कानूनी परिभाषा ही नहीं है, जिसे पॉलिसी बनाने में काफी भ्रम पैदा होता है। अनिवासी भारतीयों को वोट देने के लिए भारत में फिजिकली मौजूद होना पड़ता है, जिससे उनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। इतना ही नहीं, डायस्पोरा के आधिकारिक आंकड़ों और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों में भी बड़ा अंतर है और अवैध भर्ती एजेंटों का जाल आज भी उन लोगों का शोषण कर रहा है जो विदेश में काम करने जाते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? अब हम सरकार के उस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को देखेंगे जो डायस्पोरा के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनाया गया है। भारत की डायस्पोरा नीति इन 4 मजबूत स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें 4C कहा जाता है: केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट। ये एक व्यापक ढांचा है जो डायस्पोरा से जुड़ने के हर पहलू को कवर करता है।
चलिए पहले दो स्तंभों को समझते हैं। केयर का मतलब है विदेश में बसे भारतीयों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसका एक बड़ा उदाहरण है प्रवासी भारतीय बीमा योजना। वहीं कनेक्ट का उद्देश्य है जुड़ाव के लिए मंच तैयार करना, जैसे हर 2 साल में 9 जनवरी को मनाया जाने वाला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जो दुनिया भर के भारतीयों को एक साथ लाता है। अब बात करते हैं सेलिब्रेट या सम्मान स्तंभ की। इसके तहत गिरमिटियों की कहानी को याद करना बेहद जरूरी है। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट से आया है। ये वो बंधुआ मजदूर थे जिन्हें 19वीं सदी में ब्रिटिश हुकूमत एक समझौते के तहत भारत से फीजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद जैसे देशों में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले गई थी। उनकी यात्रा, उनका संघर्ष और उनकी विरासत आज के डायस्पोरा की नींव का एक मजबूत हिस्सा है। और चौथा स्तंभ है कंट्रीब्यूट यानी योगदान। इसका सीधा सा लक्ष्य है ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना। वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप जैसी पहलें दुनिया भर के भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भारत के संस्थानों से जोड़ती हैं, ताकि उनके ज्ञान और उनकी विशेषज्ञता का लाभ भारत के विकास के लिए उठाया जा सके। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भारत और उसके इस वैश्विक परिवार के बीच एक बहुत ही गहरा और परस्पर लाभकारी संबंध है, और ये एक ऐसी साझेदारी है जो भविष्य को आकार दे रही है। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक टू वे रिश्ता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि डायस्पोरा भारत के लिए क्या कर रहा है, बल्कि ये भी उतना ही जरूरी है कि भारत अपने वैश्विक परिवार के लिए क्या कर रहा है। भारत को सशक्त बनाने वाला डायस्पोरा और डायस्पोरा को सशक्त बनाने वाला भारत, यही भविष्य का मंत्र है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत विश्व मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, ये जीवंत सेतु जो इसे अपने वैश्विक परिवार से जोड़ता है, भारत की सबसे बड़ी ताकत आखिर कैसे बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में भारत की कहानी लिखेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।